हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ऑफ हिंदी पर। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी, जिसका अपकमिंग एग्ज़ाम 15 मार्च को है बेटा। तो 15 मार्च को एग्ज़ाम में बेटा इस वीडियो में हम आपको 4 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो रिलेटेड है बेटा कहानी और नाटक से रिलेटेड है बेटा। तो 4 क्वेश्चन में से मोस्टली चांसेस है एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में रखा मिलेगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट आपका जो प्रश्न है बेटा, कहानी और नाटक में क्या अंतर है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा कहानी और नाटक में क्या अंतर है, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा क्या समानता है। तो दोनों में से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो बेटा बात करें दो कहानी और नाटक, दोनों अलग अलग क्या है बेटा, विधाएं हैं। इनमें कुछ समानताएं हैं तो कुछ विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। कहानी की परिभाषा देते हुए जो हिंदी के साहित्य कोश लिखते हैं, कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा, अत्यंत सुसंगठित और अपने आप में कथा रूप है, परंतु नाटक जीवन की अनिकृति है। यानी अगर नाटक की बात करें तो बेटा नाटक में क्या होता है, जो पात्र क्या होते हैं, सच्चे पात्र जो होते हैं। ठीक है, वही आगे पढ़ने वाले बेटा। इसमें जो नाटक जो है, नाटक में जो पात्र जो होंगे बेटा सजीव पात्र होंगे, चलते फिरते होंगे, सह होंगे, जिनमें प्राण होगा। और वही हम बात करें बेटा कहानी की, अगर बात करते हैं तो कहानी में संबंध केवल लेखक और पाठक से होता है। यानी जो लिखने वाला और जो पढ़ने वाला है, कहानी केवल उन दो से रिलेटेड होती है बेटा। परंतु नाटक का संबंध लेखक के अतिरिक्त निर्देशकों, यानी जो डायरेक्टर जो होते हैं, पात्र, दर्शकों और श्रोताओं से होता है। दृश्य होने के कारण नाटक अधिक प्रभावशाली विधा है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रभावशाली कौन सी है बेटा, तो प्रभावशाली कौन सी बेटा, नाटक है। क्योंकि इसमें पाठक और जो लेखक है उनके अलावा भी बेटा अलग अलग पात्र होते हैं, निर्देशक होते हैं, श्रोता होते हैं। नाटक को मंच से प्रस्तुत किया जाता है। उसमें मंच पर सज्जा, संगीत, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि का भी साधन दिया जाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, सज्जा मतलब सजावट, संगीत मतलब म्यूजिक, एंड प्रकाश यानी लाइटिंग, उन सब के इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। परंतु कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है। कहानी पढ़ते समय हम उसे बीच में छोड़ सकते हैं और बाद में समय निकालकर कभी भी पढ़ सकते हैं। परंतु नाटक एक ही समय स्थान दर्शकों के सामने अभिनीत किया गया है। संक्षेप में अगर हम कहें तो बेटा कहानी पढ़ने या सुनने की विधा है, नाटक रंगमंच पर अभिनीत करने की एक विधा है। अब जो आपके सामने अगला प्रश्न है बेटा, कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं, क्या क्या सिमिलरिटी है। तो बेटा दोनों का जो मूल आधार है, चाहे कहानी हो चाहे नाटक हो बेटा, कथानक पर ही होता है। कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध रहती है और नाटक में भी जो घटनाओं का जो वर्णन जो किया जाता है बेटा, वो भी क्या होता है, क्रमबद्ध, यानी एक सीरियल ऑर्डर में, सीक्वेंस में किया जाता है। कहानी में पात्रों की मुख्य भूमिका होती है। जैसे मैं कहानी पढ़ते हो भाई, एक राम था, उसका दो बेटे थे। ठीक है, तो उस क्या हो गया बेटा, जो पात्र है उसकी मुख्य भूमिका रहती है। नाटक में रचने में भी पात्रों का मुख्य स्थान है। सिमिलरिटी बढ़ रही है बेटा, दोनों में क्या क्या समानता है। कहानी में संवादों के माध्यम से घटनाक्रम आगे बढ़ता है और नाटकों में संवादों के द्वारा घटनाक्रम का विकास होता है। कहानी एक परिवेश रहता है, नाटक में भी परिवेश होता है। कहानी में पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है और नाटक में पात्रों के मध्य भी द्वंद्व दिखाया जाता है। कहानी उद्देश्य विशेष को लेकर चलती है और बेटा नाटक का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, कहानी का चरमोत्कर्ष होता है और नाटक का भी इसी प्रकार चरमोत्कर्ष होता है बेटा। ठीक है, तो बेटा 2 प्रश्न हमने कर लिए हैं कि कहानी और नाटक में क्या क्या अंतर है और क्या क्या इनमें बेटा सिमिलरिटीज है, नहीं समानताएं हैं। अगला जो प्रश्न है बेटा आपके सामने, वो है बेटा कहानी के नाट्य रूपांतरण में कैसे समस्याएं आती हैं। जब हम उनका रूपांतरण करते हैं, वो मान लो कहानी दी जाए, कहानी को बतौले कि इस कहानी को आप नाटक की मदद से बेटा इसका रूपांतरण करके प्रकट कीजिए। तो पहली समस्या देखो क्या क्या है बेटा। ठीक है, निम्न समस्या अनेक समस्या आती है। तो पहली समस्या क्या है बेटा, प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभाव को प्रस्तुत करने में आती है। मन का क्या भाव है। पात्र में मानसिक द्वंद्व के दृश्यों के मंचन में कठिनाई आती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या खरीदे, क्या खरीदे, जहां वह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है। उसका रूपांतरण कठिन है।
ऐसे में लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। आजकल एक नई तकनीक वॉइस ओवर देखते हैं कि भाई ओनली लिपसिंग कोई और कर रहा है और पीछे से, मंच के पीछे से कोई और व्यक्ति उसको बोलता है बेटा, के माध्यम से भी इस कठिनाई को दूर करने का तरीका खोज लिया गया है। यह एक ऐसी ध्वनि होती है जिसे मंच के पात्र नहीं बोलता, किंतु वह दर्शकों को सुनाई देती है। ठीक है बेटा, ये हो गया तीसरा प्रश्न। इस वीडियो को जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, नाटक के संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात क्या है बेटा, नाटक के संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हो। दूसरा क्या है, संवाद औचित्यपूर्ण होने चाहिए। थर्ड है बेटा, संवाद छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। संवाद बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये जो 4 प्रश्न मैंने जो आपको करवाए हैं, कौन कौन से बेटा, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं बेटा, नाटक और कहानी में क्या अंतर है, क्या क्या उसमें समानताएं हैं। नाटक के लिए संवाद लिखते समय, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2 बातें जो मैंने बताई है बेटा, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, कि कौन कौन सी बातें हैं बेटा जो इनमें आपको ध्यान रखनी है। एक प्रश्न बच गया बेटा आपका ये वाला, कि कहानी और नाट्य रूपांतरण में कैसी समस्याएं सामने आती है। तो ये समस्याएं हमने करवाई है बेटा, ये समस्याएं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इस पर जरूर लाइक करना और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक वो जरूर देना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम यूट्यूब पे आए हैं, एक ब्रेक के बाद, मतलब लंबे ब्रेक के बाद यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो डाली है। ठीक है, एग्जाम को देखते हुए। ठीक है बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।